जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने काफी सारे प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से अभी तक दोस्तों आर्कियोलॉजी के बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और दोस्तों आज के इस सेशन में हम कुछ अन्य बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? ओके, ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज के सेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अभिलेख जो कि आपके इस टॉपिक में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, उनसे जो है कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप सभी ने नाम सुना होगा रबतक इंस्क्रिप्शन का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो रबतक इंस्क्रिप्शन है ये किस शासक से संबंधित है। आपको बताना है कि जो रबतक इंस्क्रिप्शन है इसका जो संबंध है वो किस शासक से संबंधित है। चलिए, अजीत जी ने आंसर किया है कनिष्क से संबंधित है। बाकी लोग भी बताएं भाई, जो रबतक इंस्क्रिप्शन है इसका संबंध किस शासक से है। एक आंसर आया है, अजीत जी ने आंसर किया है कनिष्क का है। और भी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कनिष्क का है। और भी बताएं, रबतक इंस्क्रिप्शन कहां से प्राप्त हुआ है। पढ़ाते समय मैंने सब कुछ बताया है, आप लोगों को पढ़ाया भी है। जितने इंस्क्रिप्शन है मेजर, मैंने हर एक इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी दिया हुआ है। आपको यहां बताना है कनिष्क का है, कहां पर है, किस जगह पर स्थित है ये बताइए। अफगानिस्तान का क्षेत्र है, नाम क्या है। अभी आपका काफी इंपॉर्टेंट वो लोकेटेड साइट है जहां इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सुर्ख कोटल। पढ़ाते समय मैंने बताया था सुर्ख कोटल जो क्षेत्र है काफिर का टीला बोलते हैं, वहां पर स्थित आपका काफी इंपॉर्टेंट ये साइट है जहां से इसके जो प्रमाण है वो प्राप्त हुए थे। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस इंस्क्रिप्शन की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए, इस इंस्क्रिप्शन में 6 नगरों का नाम मिलता है। जो 6 सिटीज हैं उनके जो नेम है वो मेंशन है। उनका नाम क्या, जो सिटी यहाँ पे मेंशन है उनका जरा मुझे नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नगर है जिसका उल्लेख इस रबतक इंस्क्रिप्शन में नहीं है। बताइए, एनीवन ऑफ यू, कोई बता सकता है किसका नहीं है उल्लेख? बताइए। 6 हैं, मैंने बताया था, पढ़ाते समय भी बताया गया है। पढ़ना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा नहीं। आप लोगों का खासकर एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूरा गोल है, ठीक है। तो पढ़िए कौन कौन से 6 हैं। साकेत है, कौशाम्बी है, कौंडिन्य है, उज्जैनी है, पाटलिपुत्र और आपका चंपा। ये 6 नगर हैं जिनके उल्लेख जो है हमको इस रबतक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। इसी इंस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जो कनिष्क हैं उनके पितामह और परपितामह, ठीक है, अर्थात उनके पिता, मतलब उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर के जो फादर हैं, उन तीनों का जो नाम है वो इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। बताइए उनके नाम क्या क्या हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो रबतक इंस्क्रिप्शन है उस रबतक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क के जो ग्रैंडफादर के फादर हैं, परपितामह उनको कहा गया है, ठीक है, जो उनके दादा हैं जिनको पितामह कहा गया है, और उनके पिता, इन तीनों के नामों का जो उल्लेख है वहां पे किया गया है। तीनों के नामों का जरा मुझे बताइए तो क्या क्या नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, किसी को जानकारी है? अब कोई आंसर नहीं कर रहा है, क्या बात है?
पढ़ना पड़ेगा। इतनी बेसिक से क्वेश्चंस को जिसका नहीं पता चलेगा तो फिर आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए पिता का नाम क्या था कनिष्क के, वही बताइए। कुजुलकट फिशेस, और कोई बताइए। कुजुलकट फिशेस उनके पिता थे कि ग्रैंडफादर के फादर थे, क्या थे बताओ भाई, पढ़ाते समय मैंने बताया था। ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कुजुलकट फिशेस जो हैं वो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पर पितामह जिनको कहा जाता है, उनका उल्लेख उसके रूप में किया गया है। इनके जो आपके पितामह हैं अर्थात इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम क्या है, सदक्ष्णा। पढ़ाते समय मैंने बताया था सदक्ष्णा, ठीक है। जो तीसरे जो इनके पिता के रूप में उल्लेख मिलता है वो कौन है, विमकट फिशेस। कौन है, विमकट फिशेस। तीन है, तीनों के नामों का जो उल्लेख है वहां से प्राप्त होता है। ग्रेट ग्रैंडफादर कुजुलकट फिशेस, ग्रैंडफादर सदक्ष्णा, और आपके जो फादर हैं उनको विमकट फिशेस। इन तीनों के नामों का जो उल्लेख है वो आपके इस रबतक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, जरा मुझे ये बताइए इस रबतक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क के लिए किस टाइटल का प्रयोग किया गया है। ये जो रबतक इंस्क्रिप्शन जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द कनिष्क, जो कि आपके कुषाण वंश के शासक हैं, उनके लिए किस उपाधि का, किस टाइटल का जो प्रयोग है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कोई बताए आप में से, काफी इंपॉर्टेंट है। रबतक इंस्क्रिप्शन कुषाण वंश के शासक कनिष्क का है, उनके लिए कौन सी उपाधि जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एनी वन ऑफ यू, कोई बताए भाई क्या उल्लेख है, पढ़ाया गया है। थोड़ा सा यदि आप लोगों ने क्विज सेशन वगैरह देखा होता तो वहां पे मैंने बताया है आप लोगों को। चलिए, देवपुत्र कहा गया है, क्या कहा गया है, देवपुत्र, सम्राटों का सम्राट या फिर देवपुत्र, ये जो टाइटल है, जो उपाधि है, उनके लिए यहाँ पर प्रयोग हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस इंस्क्रिप्शन से, किस अभिलेख से पता चलता है जो आटा पीसने वाली श्रेणियां हैं। आपके हिस्ट्री के यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चन सेम जो बच्चे सीयूईटी पीजी एमए एएससी आर्कियोलॉजी के पेपर दिए होंगे उनको भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, और यूजीसी नेट में तो ये बार बार पूछा भी जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका आटा पीसने वाली श्रेणियां हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो श्रेणियां हैं प्राचीन काल में बैंक के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, इसका भी उल्लेख मिला है। खैर, तो यहाँ पे किस इंस्क्रिप्शन में आटा पीसने वाले जो श्रेणियां हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। हेमंत जी कह रहे हैं महाराजा धीराज, नहीं वो नहीं है। चलिए, दीपिका शर्मा जी सादर प्रणाम, नमस्कार आपको भी। बताएं भाई क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही बेसिक से मैंने बताया, पूछा कि आटा पीसने वाली जो श्रेणी है उसका उल्लेख कहां पे प्राप्त होता है। नहीं, मंदसौर में आटा पीसने वाली श्रेणी है या फिर कोई दूसरा है, वो दूसरा है आपका। देखिए, तेल वाली श्रेणियां अलग हैं, ठीक है, रेशम बुनकरों का उल्लेख अलग है, आटा पीसने वाली श्रेणियां अलग है। इसलिए मैंने जब पढ़ाया था तो वहां पे इंस्क्रिप्शन वाले पॉइंट मैंने बताया भी था। और जो आटा पीसने वाली श्रेणियां है कुषाण वंश के ही शासक हैं होविस्क, आप सभी ने नाम सुना होगा। होविस्क का जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है, उसी मथुरा इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है कि जो श्रेणियां हैं ये बैंक के रूप में कार्य करती थी, और इसी श्रेणियों में आटा पीसने वाले जो श्रेणियां हैं उनका उल्लेख यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, मैं सभी से निवेदन करूंगा जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिए भाई। आवाज क्लियर है ना, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब मैंने यहाँ पे तो बात किया कि जिस इंस्क्रिप्शन की हम बात करें, मथुरा इंस्क्रिप्शन हुविस्क का, हुविस्क कुषाण काल में मुद्राओं के एक विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। आप इसको कोई बता सकता है वो कार्य क्या है? मैंने पढ़ाते समय बताया था इसको, जब न्यूमेरिक्स में पढ़ा रहा था, जो बच्चे आपके पेड बैच के हैं उनको भी मैंने बताया है, कोई सेशन में जब डिस्कस किया था वहां पे भी मैंने बताया है। बताइए जरा। क्वेश्चन ये है कि ये जो आटा पीसने वाली सीढ़ियां हैं वो तो आपने बता दिया कि मथुरा इंस्क्रिप्शन में हुविस्क का है। हुविस्क की मुद्राओं को लेके एक बड़ा जबरदस्त फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है? कोई बता सकता है? जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बता देता हूं। हुविस्क कुषाण वंश के ऐसे शासक हैं जिनकी मुद्राओं पे सर्वाधिक मात्रा में जो हिंदू देवी देवता हैं, ठीक है, हिंदू गॉडेज एंड गॉड्स हैं, उनका जो अंकन है सबसे अधिक मात्रा में आपके यहीं पर इसी आपके हुविस्क की मुद्राओं पर दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपने शासक का नाम सुना होगा जिसके लिए कैसर या फिर सीजर जो टाइटल है, जो उपाधि है वो दी गई है। ये उपाधि किसके लिए दी गई है और ये उपाधि किस इंस्क्रिप्शन में, किस अभिलेख में मिलता है? किस शासक के लिए कैसर या फिर सीजर जो उपाधि है उसका प्रयोग किया गया, और दूसरा कैसर या सीजर उपाधि का जो प्रयोग है, उल्लेख जो है किस इंस्क्रिप्शन में, किस अभिलेख में देखने को मिलता है? ठीक है। कोपा की तैयारी के साथ अन्य तैयारी कैसी करें? ये कोपा में समझा नहीं आप लोगों को। विम कट फिशेज कह रही श्वेता जी, और भी लोग बताएं। नहीं, आंसर विम कट फिशेज नहीं होगा, गलत आंसर है। आप और भी लोग प्रयास करें। कोपा की तैयारी के साथ अन्य तैयारी कैसे करें? माफी चाहूंगा, मुझे कोपा की तैयारी ये क्या है मैं समझा नहीं, उसको प्लीज यदि आप एक्सप्लेन कर पाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप सभी बताएं। क्वेश्चन मेरा बेसिक सा सिंपल सा है कि कैसर सीजर उपाधि किसके लिए प्रयोग में लाई गई और इसका उल्लेख किस इंस्क्रिप्शन में, किस अभिलेख में मिलता है? कनिष्क फर्स्ट है फिर कनिष्क सेकेंड? मेघना जी ने आंसर किया कनिष्क। दो कनिष्क रहे, कनिष्क फर्स्ट है, कनिष्क सेकेंड है, तो इन दोनों कनिष्क में से किसके लिए? कनिष्क फर्स्ट के लिए, आइदर कनिष्क सेकेंड के लिए, किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? बताइए भाई। आरा इंस्क्रिप्शन, दैट इज द राइट आंसर। आरा इंस्क्रिप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपका अभिलेख है आरा इंस्क्रिप्शन किसके लिए प्रयोग मिलता है? कनिष्क सेकेंड के लिए, जो कनिष्क द्वितीय हैं उनके लिए जो है यहाँ पे इसका जो उल्लेख है वह हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये बताइए कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिस अभिलेख में हमें बौद्धों को दान में किए जाने वाले जो भूमि दान है उसका उल्लेख मिलता है, और उसी अभिलेख में काशार्पण जो है, जो कि मुद्रा का एक प्रकार है, उसका उल्लेख सबसे पहली बार किया गया है। बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिस अभिलेख में, ठीक है, सबसे पहली बार जो काशार्पण है उसका उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ जो है कि वो कौन सा ऐसा उसी अभिलेख में जो है कि हमें भूमि दान का जो उल्लेख है, मतलब बौद्धों को जो भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है वो प्राप्त होता है। मैंने पढ़ाते समय बताया भी था कि इस अभिलेख में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान किए जाने का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। चलिए, सुप्रिया जी ने आंसर किया है नाना घाट इंस्क्रिप्शन। एनीवन? कोई और भी बताइए भैया। अदिति जी ने कहा नाना घाट। किसका है नाना घाट इंस्क्रिप्शन? दैट्स द राइट आंसर, नाना घाट इंस्क्रिप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान किए जाने का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। आज के समय में ब्राह्मणों को सबसे सर्वाधिक यदि कोई गाली सुन दिया जाता है या जो लोग देते हैं उनमें जो सबसे अधिक संख्या है वो किसके है? बौद्ध धर्म के लोगों को है। सबसे ज्यादा जो टारगेट सनातन धर्म को लोग लेते हैं वो बौद्ध धर्म के लोग लेते हैं। लेकिन आपको यदि मैं बता दूं कि आप इतिहास के छात्र हैं, जितनी भूमि दान, जितनी स्थापत्य संरचनाएं प्राचीन काल में यदि आप उठा के देख लीजिए, गुप्त काल के पहले जितना कार्य बौद्ध धर्म के लिए किया गया उतना कार्य शायद आपके सनातन धर्म के लिए भी नहीं किया गया।
चाहे स्तूपों के निर्माण की बात करें, चाहे चैत्य की बात करें, चाहे विहारों के निर्माण की बात करें, चाहे बौद्ध संघों को दान दिए जाने की बात करें, बौद्ध वृक्षों को दान दिए जाने की बात करें, सभी प्रकार की जो चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल प्राचीन काल में कोई एक विशेष संप्रदाय या धर्म ही केवल प्रचलन में था या फिर केवल उसी की अपनी मनमानी थी। बाकी अन्य संप्रदायों को भी संरक्षण दिया गया और उनका भी विकास करने का काम किया गया। बौद्ध संघों को भूमि दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। आप अच्छी खासी संख्या आजीवक संप्रदाय जो कि उस समय चलता है, मैंने पढ़ाते समय बताया था मौर्य काल में, जब आप उनके खासकर केव वाले इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हो, बराबर की गुफाओं को पढ़ते हो, आप वहां पे और भी जो आपकी गुफाएं हैं तो वहां पे इस प्रकार की जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किया है आरक्यू एडवेंचर्स ने, सुप्रिया जी ने, हेमंत चंदेल जी ने, बिल्कुल सही आंसर है। शातवाहन वंश की शासिका जिनका नाम क्या था, नागनिका। नागनिका का ये आपका नानाघाट इंस्क्रिप्शन है जिसमें इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो नागनिका हैं इनका संबंध सातवाहन शासक की किस शासक से रहा है। सातवाहन जो शासन है उसके अंतर्गत ये किस शासक से संबंधित रही हैं ये आपको बताना है। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 68,000 कासार्पण का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सातकर्णी फर्स्ट का जो है नागनिका को ऐसा माना जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासक रही होंगी। अच्छा, जब सातवाहन काल की बात आती है तो मुझे हर बार एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ध्यान में आता है कि सातवाहन काल का जो साम्राज्य था उस दौरान जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी या फिर मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पितृसत्तात्मक समाज था या फिर मातृसत्तात्मक समाज था। बताइए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए भाई कैसा था। पढ़ाते समय मैंने बताया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी मैंने पढ़ाते समय बताया था और यहां पे भी मैंने बताया था मैट्रियार्कल सोसाइटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कैसे कहा जाता है कि जो सातवाहन कालीन समाज था वो मातृसत्तात्मक है। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। किस कारण हम कहते हैं मातृसत्तात्मक है। दैट्स द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक था। दो ऐसे काल आपको जो ध्यान रखने हैं। द फर्स्ट वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, दैट आल्सो नेम्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, अलग-अलग नामों से जानते हैं। दैट इज आल्सो अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, उसके पास मातृसत्तात्मक समाज थे। What is the reason behind it? Because of the findings of a large amount of mother goddess terracotta figurines. आपके सिंधु घाटी सभ्यता से बहुसंख्यक मात्रा में किसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, बहुसंख्यक मात्रा में प्रमाण किससे प्राप्त होते हैं, जो मदर गॉडेस स्टैच्यूज, जो स्कल्पचर्स था उनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। वेरी गुड, सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही आंसर किया, मेघना जी ने बिल्कुल सही आंसर किया। द यूज्ड फॉर्म ऑफ नेम ऑफ देयर मदर्स, जो आपके जो रूलर्स होते थे सातवाहन डायनेस्टी के, जो शासक हुआ करते थे, दे यूज्ड द नेम ऑफ देयर मदर बिफोर देयर नेम, मतलब अपने नाम के जस्ट पहले जो अपनी माताओं के नामों का उल्लेख है वो सातवाहन शासकों के आपके नामों के आगे दिखाई देगा। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी उनकी माता का नाम है, सातकर्णी शासक का नाम है। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री उनकी माता का नाम है। वैसे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, तो ये जो सभी चीजें हैं, ये जो टाइटल्स हैं आगे वो उनकी माताओं के नामों के हैं। ऑन दैट बेसिस हिस्टोरियंस अज्यूम्स दैट कि ये जो आपका सातवाहन काल है दैट इज मैट्रियार्कल सोसाइटीज में रही होगी, उसमें आपके मातृसत्तात्मक समाज जो है वो रहा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब हम आपकी बात कर ही रहे हैं, सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा मुझे ये बताइए, थोड़ा सा लीक से क्वेश्चन हटेगा, समाज में, मौर्यकालीन समाज में कौटिल्य ने जो है कि कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। कौटिल्य के द्वारा, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तीन नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो इन तीनों के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार के जो दास हैं उनका उल्लेख मिलता है। जो स्लेवरी सिस्टम हम कहते हैं ना, हमारे भारत में क्वेश्चन उठाए जाते हैं लगातार भारत के ऊपर कि भारत में दास प्रथा थी, लोगों को दास बनाया जाता था। बताइए, अभी मैं दास प्रथा पे एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्द ही। ये जो चीजें आपके टॉपिक्स हैं, जैसे भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उस पर मैं पीपीटीज बनवा रहा हूं, उस पर लेक्चर जल्द ही आप लोगों को आएगा। अदिति जी ने आंसर किया 9, ठीक है।
और भी लोग आंसर करें, बताएं भाई क्या होगा। केवल एक आंसर आया है, बाकी लोगों की हिस्ट्री नहीं सही है। ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन है, जो बच्चे हिस्ट्री की तैयारी करते हैं उनको उनका सही आंसर मिलेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। वेरी गुड, द राइट आंसर इज 9। कौटिल्य ने अपने बुक, जो उनकी बुक का नाम क्या है कौटिल्य का? कौटिल्य की पुस्तक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं कौटिल्य, ठीक है। उन्हीं की सहायता से उन्होंने घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को क्या किया था? महापद्मनंद की घनानंद, बताइए किसको पराजित किया था? बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 9 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा टॉपिक पे जारी है, थोड़ा सा बता दीजिए कि जो आपके अर्थशास्त्र लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौटिल्य के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसको पराजित किया था? घनानंद को या फिर महापद्मनंद को? और घनानंद कौन है और महापद्मनंद कौन है? बताइए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। कौटिल्य ने घनानंद को हराया था, किसके सहायता से हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। घनानंद कौन है? जो नंद डायनेस्टी है उसके अंतिम शासक है, द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो हम जब यहाँ पे नाम लीजिए, जिसका एक और नाम लिया, किसका नाम है? तो मैंने महापद्मनंद। तो महापद्मनंद कौन थे? हु इज महापद्मनंद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। महापद्मनंद इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। ग्रीव्स मिश्रा जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो महापद्मनंद है, इनको हम लोग नंद डायनेस्टी के शासक के रूप में, उनके किसके संस्थापक के रूप में जानते हैं। अच्छा समझिएगा, नंद डायनेस्टी संस्थापक हो रही किसके द्वारा? महापद्मनंद। उसके अंतिम शासक हो रहे हैं कौन? घनानंद। घनानंद को कौन हरा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। सब टाइटल का खेल है। महापद्मनंद, नंद अंतिम टाइटल है, उसके आधार पर साम्राज्य का नाम नंद डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य हरा रहे हैं, मौर्य वंश के नाम से मौर्य डायनेस्टी पड़ा। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए, जिसको कि किसने हराया था? अशोक कुमार वर्मा जी। नो, अभी इनका थोड़ा सा वीडियो पीछे चल रही मुझे लग रहा है। बताइए भाई, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं उनको किसने पराजित किया और उनका नाम क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, जितने हमारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? बृहद्रथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया घनानंद को, मौर्य वंश के शासक बनते हैं। पहले संस्थापक कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ के ही कमांडर, सेनापति, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिनको लेके ये कहा भी जाता है कि ये बौद्ध धर्म के प्रति काफी रिजिड थे। जो पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है, ये कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति थे उन्होंने काफी हत्याएं करवाई। पुष्यमित्र शुंग, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बिकॉज ऑफ द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण धर्म, लोग सनातन धर्म के नाम से प्राचीन काल में जानते हैं, उनकी बचाव के रक्षा के लिए ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस समय जो बौद्ध धर्म है ये काफी तेजी से इसका क्या हो रहा था? उद्भव हो रहा था, विकास हो रहा था। इसकी वजह से ऐसा माना जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स का कहना है। खैर, तो उन्हीं पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ के ही कमांडर थे, कोई अलग व्यक्ति नहीं आया था, तो उन्हीं बृहद्रथ की उन्होंने हत्या की और एक नए डायनेस्टी, दैट नेम शुंगा डायनेस्टी। जितने भी साम्राज्य पढ़ते हैं मुख्यतः उनके नामों के पीछे जो कारण है वो क्या है? आपके टाइटल्स हैं, प्रारंभिक दौर में जितने भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका शुंग डायनेस्टी जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो क्या किया गया था? स्थापित किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जब हम इतनी थोड़ी सी हिस्ट्री की जब बात कर ही रहे हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस और भी हिस्ट्री से हम लेते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन ये है, जरा मुझे बताइएगा कि ये जो शुंग डायनेस्टी है, शुंग डायनेस्टी के अंतर्गत स्तूपों में एक बड़ी जबरदस्त संरचना ऐड की गई, उसका नाम क्या था? बताइए। मौर्यकालीन स्तूप, मैं आपको बता दूं कि आप जो वर्तमान समय में आप स्तूप देख के खूब खुश हो रहे होते हैं कि मौर्यकालीन स्तूप इतने भव्य हैं, इतने सुंदर हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मौर्यकालीन स्तूप केवल ईंट के बनाए जाते थे। एक ढेर होता था, ढेर के ऊपर ईंट जैसी जो संरचनाएं होती थी उनका निर्माण करके छोड़ दिया जाता था। अशोक कालीन जब आप स्तूप को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि किस प्रकार से मौर्यकालीन स्तूपों के ऊपर अन्य काल के जो लोग हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दो राजवंशों का रहा है। एक रहा है आपके शुंग काल का, ठीक है, तोरण द्वार, वेरी गुड, तोरण द्वार का निर्माण कराया गया था, ठीक है, वेदिकाएं इत्यादि भी हालांकि उसमें हमें देखने को मिलता है। तो एक तो हो गया आपके शुंग काल में इनका निर्माण किया गया, इनका विकास किया गया। दूसरा किया गया आपके सातवाहन काल के अंतर्गत, ठीक है। दो काल स्तूपों के निर्माण के लिए, उनकी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है हमें देखने को मिलता है। तो जो ओरिजिन रहा स्तूप का वो तो अशोक ने अपने काल में किया, लेकिन बाद के समय में उनका जो विकास, आपको जो वर्तमान समय में जो भव्य स्तूप दिखाई देते हैं, सांची हो गया, बरौत हो गया, अमरावती हो गया, नागार्जुनीकोंडा हो गया, ये सभी जो स्तूप है ये बाद के समय में इनको क्या किया, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा इंस्क्रिप्शन से है, आप सभी ने जरूर नाम सुना होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का, सुना है? रुद्रदामन किस राजवंश से संबंधित है? माय क्वेश्चन इज दैट, आप सभी ने रुद्रदामन शासक हैं, सुना होगा नाम। रुद्रदामन का संबंध किस राजवंश से रहा है, ये आपको बताना है। एनीवन ऑफ, कोई बताए रुद्रदामन का संबंध किससे रहा है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है यहां से पूछे जाते हैं। कोई बताए? पढ़ाते समय बताया गया है, इनसे क्वेश्चंस भी मैंने काफी अच्छी तरीके से बताए हैं। चलिए अदिति जी ने आंसर किया शक छत्र, शक राजा, शक छत्र कि शक महाछत्र, ठीक है, शक डायनेस्टी, शक छत्र जो शक महाछत्र के शासक थे, इनका संबंध है। इनका एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, वेरी गुड। खोज किसने किया था? ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए। सब मैंने पढ़ाया, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बच्चे डेडिकेटेड वे में पढ़ेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। टाइटल महाछत्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, जो मैं ऑप्शन दे दूं, जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ करे मुझे बता दिया करे, मैं आपको ऑप्शन दे दिया करूंगा वहां पे, ठीक है। बताइए भाई, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है किसने खोजा था? मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, उससे भी आप चाहे तो निकाल लें। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के मुद्रा शास्त्र के जनक भी यही हैं, इन्होंने ही खोजा था। अब बताइए भाई, कब खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया? वेरी गुड, जेम्स प्रिंसेप। कौन है भैया? जेम्स प्रिंसेप। इन 1832 1832 में जो है कि इनके द्वारा क्या किया गया था, उसकी खोज की गई थी। भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, और इनके द्वारा जो है 1832 में इसका जो खोज है वो किया गया। अब नाम यदि जेम्स प्रिंसेप का है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो बनेगा। क्वेश्चन मेरा सबसे बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि जेम्स प्रिंसेप ने, आप सभी जानते हैं, एक लिपि को डिसाइफर किया था। एक ऐसी लिपि जिसको उन्होंने क्या किया था, उसको उर्ध्वाचित किया था, उसको उन्होंने पढ़ने का काम किया था। एंड व्हाट इज दैट, उस लिपि का नाम क्या है? ब्राह्मी, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या भैया? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को कब इन्होंने डिसाइफर किया था, किस वर्ष? देखिए बेटे, दो क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा कि किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में किया, वो भी आपको बताना है। और फाइनल यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ष किया, वो भी बताना है आपको। बताइए क्या होगा? 1837, ठीक है, अदिति जी ने आंसर किया है, प्रदीप जी ने आंसर किया है 1834 टू 1837, बोथ आर द राइट आंसर। देखिए, जब केवल क्वेश्चन ये हो कि ब्राह्मी लिपि की मतलब कि जो पढ़े जाने में सफलता कब प्राप्त हुई, तो सफलता की बात करेगा तो 1837 में वो डिसाइफर किया गया था, दैट इज बाय जेम्स प्रिंसेप। और कब से कब के बीच में, तो 1834 में आपको पता है ये अपॉइंट होते हैं, दौरान वो काम करना शुरू करते हैं, और आपका जो है कि 1837 में आकर जो है कि डिसाइफर करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है कि जो रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, इसकी तिथि क्या है, व्हाट इज द डेट? बताइए भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन डिस्कस करने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई,
जैसे हम अभी आपसे डेली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है तो बताइए। 150 एडी, किसी ने कहा 150 एडी, ठीक है। और भी बताइए शक संवत में कितना होगा, बताना निकालना मैंने पढ़ाया है। 150 सीई, ठीक है, बहुत बढ़िया। 150, देखिए प्रदीप जी, जब भी आप डेट बताया करें, हिस्ट्री में डेट बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका अपना, क्योंकि डेट एडी, बीसी, सीई या फिर बीपी इसमें रिप्रेजेंट की जाती है, और यदि विदाउट आप उसको कहते हैं तो उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जरूर मेंशन किया करें एडी है कि बीसी है कि बीपी है कि सीई है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, सी का मतलब कॉमन एरा, बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट। ये सभी आपके नोमेनक्लेचर्स है जो आपके प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में जो डेट हम मेंशन करते हैं 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपके इसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हम रुद्रजामन की जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं वो एडी में है, दैट इज 150 एडी। जब हम शक संवत में इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज 72 शक संवत। नहीं पता है कि जिसको डेट को कैसे बदलेंगे हम शक संवत से आपके एडी में, तो मैंने पढ़ाते समय मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को पता होगा, प्रमुख संवत और संवत्सर करके मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड की है, प्लीज उसको जाइए देखिए। वीडियो के लास्ट में मैंने विक्रम संवत से शक संवत से विक्रम संवत, ईस्वी में कैसे कन्वर्ट करेंगे शक संवत, ये सभी चीजें मैंने वहां पे लास्ट में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उसकी पीडीएफ में आप लोगों को मुझे ग्रुप में एक बार मुझे ध्यान धरा दीजिएगा, एनीवन ऑफ यू पेड बैच वाले मुझे बच्चे जो हमारे पेड बैच के हैं, लेट मी नो, मैं आप लोगों को उसको जो पीडीएफ है उसको मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसको एक बार देख लीजिए, आपको जो चीजें वो आसानी से समझ जाएंगे, विथ एग्जांपल मैंने वहां पे लिखकर समझाया भी हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस हम रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। जिस रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की हम आप सभी से बात कर रहे हैं ये सर्वाधिक किसके लिए जाना जाता है? बताइए, नहीं पता? इतना गड़बड़ तो काम नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन झील, यदि मैं इसको कहूं तो यदि आप हम एग्जामिनर हो तो इस पे आधा नंबर काट लेंगे। बताओ क्या गलती किया है आपने? केवल और केवल रिकंस्ट्रक्शन का ही उल्लेख मिलता है क्या, और किसी का उल्लेख नहीं मिलता कि निर्माण किसने किया है, इसका विस्तार किसने किया है? इसलिए जो रिकंस्ट्रक्शन जो टर्म है वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा यदि क्वेश्चन ये हो कि किसका उल्लेख मिलता है। आप सुदर्शन झील कहिए, जो सुदर्शन लेक है वो कहिए, बिल्कुल मिलता है, लेकिन इसमें तीन चीजें सुदर्शन झील को लेके अभी मैं बताऊंगा उसको। खैर द राइट आंसर इज, इसमें जो आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है वो सुदर्शन झील के उल्लेख के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि जो सुदर्शन झील है वो है कहाँ पे? अभी मैं इसके निर्माण पे आऊंगा, इसके विस्तार पे आऊंगा, फिर इसके मरम्मत के ऊपर भी आऊंगा, जो जीर्णोद्धार आप रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। सुदर्शन झील कहाँ पे है बताइए कोई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का, बताइए किसी को जानकारी है कहाँ पे है? सुदर्शन लेक फोर्स्ड लेबर के प्रमाण मिलते हैं, सौराष्ट्र गुजरात में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सौराष्ट्र गुजरात में ये आपका स्थित है। चलिए एक आंसर तो आया जो कि बिल्कुल सही है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? अब ये बताइए सुदर्शन झील जो है किसके शासन काल में इसका निर्माण किया था? तो शासक का नाम बताइए, मैं शासक पूछ रहा हूँ, मैं उसको यदि आपको पता चलेगा कि जो सौराष्ट्र प्रोविंस है मौर्यन डायनेस्टी के समय, ठीक है, गुप्तन डायनेस्टी के समय, ठीक है, उसके बाद अलग अलग समय में, इस समय में जो आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स थे
अर्थात जो प्रांतीय आपके अधिकारी थे उसमें कौन थे, क्वेश्चन पेपर में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप अशोक नहीं होगा प्रदीप जी, आंसर गलत हो जाएगा। दैट द राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। केवल चंद्रगुप्त जो कह रहे हैं उनका आंसर गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है किसका निर्माण किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके जो आपके तथाकथ कौन थे, उनके जो आपके प्रांतपति थे उनके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस झील का निर्माण किया गया। दूसरा क्वेश्चन, किस झील का विस्तार किसके समय में किया गया जिसके दौरान उन्होंने इस झील से लगी हुई नहरों का निर्माण किया था। बताइए, 4 शासक हैं और 4 प्रांतपति हैं, 4 नहीं 5 हैं, हालांकि लास्ट में जब आप जाएंगे तो 2 हैं, एक पर्णदत्त है, एक चक्रपालित है, आपका नाम आएगा, सुविशाख है, तुषास्प है, आपने नाम सुना होगा, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, उस पर मैं डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि निर्माण तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सॉरी काल में, लेकिन इसका विस्तार किसने कराया, जीर्णोद्धार नहीं, टर्म विस्तार है वहां पे। इनके अशोक के समय में, जो आपने यहाँ पर प्रदीप जी अशोक नाम दिया है, अशोक के समय में इसका विस्तार हुआ था। अशोक के समय में ये बांध जो झील है वो टूटा नहीं था, इसको एक्सटेंड किया था, एक्सपेंड इसका जो विस्तार किया गया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में समझिएगा, मैं उस पर भी आ रहा हूं। स्कंदगुप्त वाले में जो पहला विस्तार है वो अशोक के शासन काल में, उसमें जीर्णोद्धार का काम नहीं है। अब हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। रिकंस्ट्रक्शन 2 फेज में होता है। पहला होता है रुद्रदामन के, जूनागढ़ के रुद्रदामन के टाइमलाइन में, जहां पे पहली बार इस झील में क्या की जाती है, मरम्मत की जाती है। ठीक, दूसरी बार जब स्कंदगुप्त के शासन काल में टूटता है तो न केवल वो इसका मरम्मत कराते बल्कि उसको पहले से और ज्यादा मजबूत और उसका जो है कि विस्तार कराते। तो 4 ऐसे शासक हैं जिनके नामों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके शासन काल में ये बन रहा है। फिर अशोक, जिनके शासन काल में इसका विस्तार हो रहा है, नहरें इनसे बनवाई जा रही हैं। तीसरा रुद्रदामन, जिनके काल में पहली बार इस झील जो बारिश की वजह से जो ये टूट गया था उस पर इसका वापस से उसको बनवाया जाता है झील को। तीसरी बार जो चौथा जो है आपके भाई साहब स्कंदगुप्त के शासन काल में जो इस प्रकार के जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जब बात कर ही रहे हैं 4 शासकों के अलग अलग जो चर्चा कर ही रहे हैं, तो इसी इंस्क्रिप्शन में, इसी अभिलेख में जो है रुद्रदामन का जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें करों का उल्लेख मिलता है, टैक्स जो है। जैसे वर्तमान समय में हमारी माननीय जो वित्त मंत्री हैं, यदि आप 10 रुपए का भी सामान खरीद रहे हैं तो उसमें जीएसटी का बिल जोड़ देंगे। वो बात अलग है कि आपको अलग से फिर और भी चीजें देनी है, आपको इनकम टैक्स देना है, फिर आप टोल टैक्स भी दे रहे हैं, हर जगह आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपसे जीएसटी जो है वो दिया जाएगा। अभी आपने जो देखा होगा, हम जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिस डिजिटल बोर्ड की वास्तविक वैल्यू कहीं ज्यादा कम है, उसमें सेंटर का जीएसटी, स्टेट का जीएसटी, फिर अलग अलग टैक्सेस लगा के कम से कम 25 से 30 हजार केवल टैक्स का पैसा गया है, वो भी पर्टिकुलर एक डिजिटल बोर्ड के ऊपर। कैमरे का अलग गया है, लाइटिंग के ऊपर अलग जीएसटी लगी है। तो जितनी चीजें हैं हम टैक्स यहाँ पे तो दे रहे हैं अपने काल इंडिया में, भर भर के टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बिहार पे जो हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो हमें बाकी चीजें मिलनी चाहिए, वो न मात्र पे है। खैर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो टैक्स बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो टैक्स के बारे में कितने प्रकार के टैक्सेस जो है वो आपके रुद्रदामन के इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में दिखाए थे, मैंने नाम भी बताया था, बताएं। इसके पहले भी गवर्नमेंट कर रही थी। आप इस पैसे का क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट की बातें गवर्नमेंट तक जाने, उसको क्या है, उसको तो लगा देना है पैसा। सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? जो मिडिल क्लास सोसाइटी होती है। सबसे अधिक संख्या किसकी भारत में? मिडिल क्लास सोसाइटी की ही तो है। भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो किन लोगों की है? मध्य वर्गीय परिवारों की है। जो गरीबों के लिए आपकी स्कीम आते हैं, और अमीरों की तो वाहवाही है, उनको एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट, बाकी जो चीजें हैं उनको दी जाती है हर सरकार में।
केवल इसी गवर्नमेंट में नहीं, आप प्रीवियस गवर्नमेंट्स के भी आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बाकी जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको फेवर करते हैं, क्योंकि फेवर नहीं करेंगे तो चुनाव में वो लड़ नहीं पाएंगे, उनकी व्यवस्थाएं हो नहीं पाएंगी। तो ये टैक्सेशन सिस्टम इन दोनों में तो बड़ा राहत है। गरीबों के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, बिजनेसमैन को कोई दिक्कत है नहीं। पिसता कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार पिसता, और उनके किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार को सीधे तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है, इनसे ही टैक्स, लेकिन सबसे अधिक टैक्स यदि कोई दे रहा है तो मध्यम वर्गीय परिवार ही देता है। टैक्स में जो घपलेबाजी होती है वो बिजनेस में सबसे ज्यादा करते हैं, खैर उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो टैक्स का जो नया नहीं है, प्राचीन काल से टैक्सेस चलते आ रहे हैं। तो 6 प्रकार के जो टैक्स हैं वहां पे इसका जो प्रमाण है उल्लेख जो दिखाई देता है, मैंने पढ़ा था, इसमें बताया था। बलि हो गया, कर हो गया, भाग हो गया, शुल्क हो गया, विष्टि हो गया, जिसको हम बेगार भी कहते हैं, प्रणय, ये 6 प्रकार के कर हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे दिखाई देता है। रुमिन-दे इंस्क्रिप्शन में भी 2 करों का उल्लेख मिलता है, नाम बताइए, बताया था मैंने। रुमिन-दे इंस्क्रिप्शन किस शासक से संबंधित है और उसमें भी 2 प्रकार के जो कर हैं उसका जो टैक्स है उसका उल्लेख मिलता है। बताओ भाई क्या होगा, किसका है रुमिन-दे इंस्क्रिप्शन? अशोक का, बलि और भाग। वेरी गुड, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही आंसर किया। बलि और भाग नामक 2 ऐसे टैक्स हैं जो कर हैं, उनका उल्लेख वहां से प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। रुमिन-दे इंस्क्रिप्शन अशोक का है कहां पे? इसी इंस्क्रिप्शन में एक और चीज मिलता है, टैक्स में घटोत्तरी का प्रमाण मिलता है, टैक्स को घटाए जाने का प्रमाण मिलता है। लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन, लुम्बिनी अलग है, रुमिन-दे अलग है, बताइएगा। क्वेश्चन ये मेरा है, जरा मुझे बताइए कि लुम्बिनी और रुमिन-दे इंस्क्रिप्शन बोथ आर डिफरेंट और सेम? नेपाल में है, ठीक है। हम जो लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन कहते हैं या फिर रुमिन-दे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ये दोनों एक समान हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। और बताइए कोई। 1/6, देखिए मौर्यन डायनेस्टी में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो टैक्सेशन सिस्टम है, तो जो भी प्रोडक्शन होता था, मान लीजिए आपने फसल का उत्पादन किया तो 1/6, 1/6वां भाग जो है वो लिया जाता था टैक्स के रूप में उत्पाद का। लेकिन रुमिन-दे जो आपका लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी वो प्रदेश है जहां पे भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और जन्म होने की वजह से, क्योंकि अशोक भगवान बुद्ध को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने जो टैक्स है वो एक ही 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। 1/6 टू कितना हो गया? 1/8 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अभी तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो मुझे बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन, इतने बुक्स में क्वेश्चन है कि आप लोगों से पूछा जाए तो फिर कभी सोचना पड़ता है कि रुका जाए कि पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका पुलकेशिन सेकंड का एक बड़ा जबरदस्त इंस्क्रिप्शन है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग बताइए एहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये कि एहोल अभिलेख है कहां पे? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है भैया ये कहां पर है? कोई बताए कहां पे है एहोल इंस्क्रिप्शन आपका? 2 4 5 क्वेश्चन और करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। कर्नाटक, ठीक है, बादामी में। अदिति जी कर्नाटक कह रही हैं,
लवली शाही जी बादामी कह रही हैं। और बताएं, कर्नाटक के बीजापुर में, दैट्स द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित आपका है। वेरी गुड, बिल्कुल सेंटर टू द पॉइंट जो आंसर किया मेघना जी ने किया है। मेगुती जैन टेम्पल, मेगुती जैन टेम्पल आप सभी ने पढ़ा होगा। एक्चुअली उसको मेगुती मंदिर भी कहते हैं, जैन टेम्पल उसको बाद में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूर्ति मिली है वो जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग मेगुती जैन मंदिर कहते हैं। खैर, तो ये जो आपका अभिलेख है होल इंस्क्रिप्शन, इसके रचनाकार का नाम क्या है? मैं क्वेश्चन पूछा नहीं, हेमंत जी ने आंसर कर भी दिया। इसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। क्वेश्चन क्या आने वाला है उसके पहले प्रेडिक्ट करना और उसका आंसर कर देना। हरिसेन नहीं आएंगे स्वामी जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हरिसेन नहीं है। हरिसेन का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है जो कि समुद्रगुप्त का है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे भाई साहब हमारे बड़े ही प्रिय सखा सखी, क्या नाम है उनका, रवि कीर्ति। वेरी गुड, रवि कीर्ति का जो संबंध है उनको जो है कि यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति की यदि हम बात कर रहे हैं, जरा मुझे बताइएगा कि ये जो डेट है इस इंस्क्रिप्शन की वो क्या है, बताओ भाई। एक आंसर आया भी है, इति जी ने आंसर किया है 634 एडी, शक संवत में बताओ। एडी में तो आप लोगों ने बता दिया, शक संवत बताइए। 634 ईस्वी में मिलता है ये जो डेट है इस इंस्क्रिप्शन की। मेगुती जैन टेम्पल में रवि कीर्ति ने उसकी दीवार पे मिला हुआ है, ठीक है। बाकी लोग बताएं भाई क्या होगा। मैंने एडी में नहीं पूछा, मैंने शक संवत में पूछा है, वो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नाइनटीन या 14 लाइन्स, ठीक है। और बताइए, मैं बता रहा हूं, उसको भी आ रहा हूं। 556, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 556 शक संवत, 19 लाइन्स है, ठीक है। इसमें कुल 37 पद्य ऐसा माना जाता है कि है। 19 लाइन्स, 19 पंक्तियां हैं इसमें, लिखा गया रवि कीर्ति के द्वारा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति लिख रहे हैं, रवि कीर्ति ने स्वयं को जो है कि 2 कवियों से उन्होंने अपनी तुलना की है। उस कवियों का नाम क्या है? संस्कृत के कवि हैं, बड़े ही धुरंधर हैं, उन्होंने एक से बढ़ के एक रचनाएं की हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। एक का संबंध तो जो है कि आपके गुप्त डायनेस्टी के नवरत्नों में से एक है। अब इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है, नवरत्नों में प्रमुख जाने जाते हैं। देखिए 19 है या 23 इसमें कंफ्यूजन है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मान्यता अभी 19 को ही दी जाती है, ठीक है। मैं इसमें और भी देख लूंगा, फिलहाल जो मैंने बुक्स वगैरह देखी है उसमें 19 की संख्या ज्यादा है। 2 हैं, वेरी गुड, अतिश ने बिल्कुल सही आंसर किया है। एक तो कालिदास का उल्लेख मिलता है और दूसरा आपके भारवी। इन दोनों का जो उल्लेख है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अतिश जी ने, प्रदीप जी ने, जानवी जी ने, शाही जी ने और सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ये जो इंस्क्रिप्शन है आपका चालुक्य शासक हैं जिनका नाम है क्या आपके पुलकेशिन सेकंड, जिनका प्रमाण ये प्राप्त होता है। इसी इंस्क्रिप्शन में इनके और एक और शासक हैं उत्तर भारत के जिनके बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। दूसरे शासक का नाम बताइए, दूसरे शासक कौन हैं जिनके बीच में जो ये युद्ध हुआ था उसका वर्णन यहां से प्राप्त होता है? कोई बताए भाई। 2 लोग हैं, हर्षवर्धन। किस डायनेस्टी से संबंधित हैं? हर्षवर्धन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन जो है उनके उल्लेख मिलता है। इनका संबंध किस डायनेस्टी से? हर्षवर्धन भाई साहब का नर्मदा वैली में हुआ था, नर्मदा घाटी में हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए, वर्धन डायनेस्टी या फिर हम इसको पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से जानते हैं।
बहुत बढ़िया, सही जवाब। इसी में हर्षवर्धन जिनके बीच में ये युद्ध हो रहा है, उनकी एक सेना का उल्लेख है। किस सेना का उल्लेख मिलता है बताओ? इसमें जो है कि एक सेना का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। कोई बताए वो सेना क्या है जिसका उल्लेख यहां पे प्राप्त हुआ है? गज सेना, हाथियों की जो सेना है उसका उल्लेख, हर्षवर्धन की हाथियों की सेना का जो उल्लेख है वो यहां पे प्राप्त होता है। ठीक है, चतुरंगिणी सेना, महाभारत। ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में आपने बता ही दिया है, तो जरा मुझे बताइएगा कि इसी में जो है कि महाभारत के युद्ध की तिथि भी मिलती है, क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंस्क्रिप्शन, महाभारत के युद्ध की तिथि भी बताता है। इस इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए। सो इंस्क्रिप्शन में डेट क्या है वो? कितना है बताओ भाई? और यहाँ पे चालुक्य शासक के लिए यूज किए जाने वाले टाइटल का क्या नाम है? 2 क्वेश्चन लास्ट का। 3200 एडी गलत आंसर है, और कोशिश कीजिए। सब पढ़ाए हैं, आज मैंने इस पूरे सेशन में एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है आप लोगों को जो कि मैंने न पढ़ाया हो। 3137 से बीसी नहीं, वो भी नहीं है ना। सुप्रिया जी ने सही आंसर किया है, दैट इज 3101 बीसी। ठीक है, 3101 ईसा पूर्व जो है वो डेट मेंशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लास्ट है मेरा आज का कि जो चालुक्य शासक हैं उनके लिए किस टाइटल का जो प्रयोग है वो इस इंस्क्रिप्शन में मिलता है? बताइए भाई, क्या सही आंसर होगा? 3735। मैं टाइटल पूछ रहा हूं, टाइटल बताइए भाई क्या मिलता है? श्री पृथ्वी वल्लभ। मैंने आप लोगों को कभी टाइटल वाली वीडियोस बनाई तो थी, चैनल पे अपलोड की है, उसको देख लीजिएगा। उसका भी मुझे अच्छा रिमाइंड कराइएगा, टाइटल वाली जो वीडियोस हैं, और मैंने 1-2 वीडियोस जो मैंने बताई थी, ठीक है, वो मैं सभी की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को जो पेड बैच वाले हमारे बच्चे हैं उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वहां से बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता रहे होंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिले होंगे। तो जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के लेवल और अच्छे होते जाएंगे और हम लोग और इसके क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।